अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी रियल इंसिडेंट हैं और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की ये स्टोरी दानिश खान ने कोहाट से सेंड की है। किसी ज़माने में एक बुढ़िया औरत रात को कब्रिस्तान जाकर वहाँ मुर्दे निकाल कर इनका कफन उतारती थी और वही कफन दिन को बाज़ार में बेचकर अपना घर चलाती थी। पहले वो सारी कब्रें चेक करती थी, जिसमें ताज़ा लाश होती इसका कफन ले लेती, और बाकी जो गल सड़ जाते तो वो इसके किसी काम नहीं होते थे। ये काम वो अपने शौक़ से नहीं करती थी, वो मजबूर थी, क्योंकि इसका कोई भी रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं था, क्योंकि वो बेचारी अकेली थी। सवाल ये पैदा होता था कि वो अकेली औरत कैसे मुर्दे निकालती है और उन पर से कफन कैसे उतारती है। एक लड़का जो इस बुढ़िया का पड़ोसी था, एक रात इसने बुढ़िया को कब्रिस्तान जाते हुए देख लिया। इसे बड़ी हैरत हुई। उसके दिल में ख्याल आया। वो कहने लगा कि इतनी रात गए इस बुढ़िया को कब्रिस्तान में क्या काम हो सकता है। अभी वो इसी सोच में डूबा था कि फिर क्या देखता है कि बुढ़िया बहुत से कफन हाथ में लिए वापस आ रही है। वो ये सोच रहा था कि इतनी कमज़ोर सी बुढ़िया कैसे इतनी जल्दी इतने सारे कफन उतार के ला सकती है। यही सब कुछ सोचते हुए वो पूरी रात नहीं सोया। वो ये सोच रहा था कि ये बुढ़िया उसकी पड़ोसन है या कोई और चीज़ है। अगली सुबह वो इस औरत के घर गया, उसको सलाम किया तो उसने जवाब देकर तंजन कहा कि आज तुम इस बुढ़िया की कैसे याद आ गई? तुम ये देखने आए हो कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ? उसने कहा कि नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मुझे बता सकती हैं। वो बोली कि नहीं बेटा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि तुमने मुझसे ये पूछ लिया। वो बोला कि ठीक है अम्मा जी, मैं अब चलता हूँ, मैं फिर दोबारा आपके पास आऊँगा। वो लड़का कुछ आगे जाके रुक गया, फिर अपना सर लेफ़्ट साइड पे करके बेखौफ होकर बोला कि अम्मा मुझे आपसे कुछ पूछना है। बूढ़ी औरत कहने लगी कि जी बेटा, पूछो क्या बात है। वो बोला कि माँ, आप पहले मेरे सर की कसम खाएं कि मैं जो पूछूंगा आपने सही सही जवाब देना है, आप झूठ नहीं बोलोगी। अब की बुढ़िया को थोड़ा ताज्जुब हुआ और थोड़ा थोड़ा शक भी कि आखिर ये नौजवान पूछना क्या चाहता है, और वो भी कसम देकर। थोड़ी देर बुढ़िया गहरी सोच में पड़ गई। नौजवान इनका ध्यान अपनी तरफ बटाते हुए कहने लगा, आप अम्मा जी क्या सोच रही हो? वो बोली कि कुछ नहीं बेटा, तुमने जो पूछना है तुम पूछ सकते हो। वो लड़का बोला कि अम्मा, आप रात को कब्रिस्तान जा रही थी, मैंने आपको देख लिया था। बेचारी बुढ़िया ये सुनते ही नीली पीली हो गई और कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम्हें ज़रूर गलत फहमी हुई है। वो बोला कि ठीक है अम्मा, अगर मुझे गलत फहमी हुई है तो अगली मर्तबा मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ कब्रिस्तान के रास्ते की नज़रबंदी करूँगा, और अगर कोई मुझे दिखा तो इसे पकड़ लूँगा। अब बेचारी बुढ़िया करे तो करे क्या, उसे सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। तो बुढ़िया बोली कि सुनो बेटा, आपने रात को जिस औरत को देखा था वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ, और आपसे हाथ बांध कर विनती करती हूँ कि ये बात किसी और को मत बताना। तो वो लड़का बोला कि ठीक है अम्मा जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि एक रात आप मुझे कब्रिस्तान अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप कफन कैसे निकालती हैं। ये बात बुढ़िया को माननी पड़ी। उसने कहा कि ठीक है, एक रात के लिए तुम मैं कि मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर वो रात आ गई। बुढ़िया आगे आगे चल रही थी और वो लड़का उसके पीछे पीछे। कब्रिस्तान पहुंचे तो बुढ़िया ने नौजवान को झाड़ियों के पीछे खड़े होने का इशारा किया। वो लड़का झाड़ी के पीछे जाकर खड़ा हो गया और वहां से देख रहा था। बुढ़िया एक कब्र के पास खड़ी होकर होठों को हरकत देना शुरू कर दिया। वो कुछ पढ़ रही थी। अचानक कब्र से मट्टी उड़ना शुरू हो गई। एक मुर्दा कफन में लिपटा कब्र के सीना चाक करके बुढ़िया के सामने खड़ा हो गया। बुढ़िया कुछ मिनट के लिए रुक गई और फिर होठों को हरकत देना शुरू किया। वो कुछ पढ़ने लगी। इस बार आहिस्ता से मुर्दे का कफन उतरने लगा। मुर्दे का कफन उतरते ही
नौजवान के जिस्म डर की वजह से कांपना शुरू हो गया। मुर्दे की वहशतनाक शक्ल से नौजवान हैबत ज़दा हो गया। बुढ़िया के हाथ कफन से लेते हुए फिर होठों को हरकत देने लगी। वो फिर कुछ पढ़ने लगी। इस दफ़ा इसका पढ़ना मुर्दे को वापस कब्र तक पहुंचा गया। उसने टोटल 3 मंतर पढ़े थे। एक मंतर मुर्दे को कब्र से निकालने के लिए, दूसरा मुर्दे को कफन उतारने के लिए और तीसरा मुर्दे को वापस कब्र में डालने के लिए। बुढ़िया कफन हाथ में पकड़े उस लड़के को इशारा किया कि चलो वापस घर को चलते हैं, और वो दोनों घर को चल पड़े। दूसरे दिन वो लड़का बुढ़िया के घर दोबारा आ टपका। इसे देखते ही बुढ़िया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो बोली कि अब यहाँ क्या लेने आए हो? वो लड़का बोला कि अम्मा जी नाराज़ क्यों होती हो? आज के बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। बस मेरी शर्त ये है कि आप मुझे इतना बता दो कि आप वहाँ मुर्दे को निकालने के लिए क्या पढ़ रही थी। इस बार वो बुढ़िया बहुत गुस्से में आ गई। गेट की तरफ इशारा करते हुए बोली कि मेरे घर से निकल जाओ। वो लड़का बोला कि नहीं माँ जी, मैंने नहीं जाना। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो बुढ़िया समझ गई कि ये लड़का बहुत लालची है, इसे यहाँ निकालने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो बुढ़िया बोली कि ठीक है बेटा, तुम्हें वो मंत्र चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूँगी, जिससे मैं अपना पेट पालती हूँ। लेकिन एक बात है, क्योंकि मैं ये तुम्हें मंत्र पूरे 1 महीने के बाद दे सकती हूँ, अभी नहीं दे सकती। वो बोला कि अम्मा जी अभी क्यों नहीं दे सकती? बुढ़िया ने ये बात उसे गुस्से से कही। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि ठीक है माँ जी, मैं अब चलता हूँ, आपसे पूरे 1 महीने के बाद आकर मिलूँगा। मगर अभी 20 ही दिन गुजरे थे कि बुढ़िया सख्त बीमार हो गई। उस लड़के को पता चला कि बुढ़िया बीमार है तो वो भागा भागा उसके घर गया। वो लड़का जानता था कि बुढ़िया मरने के करीब है। वो बुढ़िया के पास जाकर बोला कि माँ जी आंखें खोलो, अब आपकी तबीयत कैसी है? उस बुढ़िया ने आंखें खोली, उस लड़के को देखा और बोली बेटा अब मैं ये दुनिया छोड़ने वाली हूँ, इससे पहले कि मैं आपको वो मंत्र बता दूँ। वो लड़का बोला कि जी अम्मा बता दो। बुढ़िया ने 2 मंत्र बताए, तीसरा बताने ही वाली थी कि वो चल बसी। अब वो लड़का हैरान और परेशान मारा मारा फिर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि काश मैं थोड़ी देर पहले बुढ़िया के पास पहुंच जाता तो शायद मुझे तीनों ही मंत्र हासिल हो जाते। खैर जो होना था सो हो गया, अब क्या करूं? चलो वैसे ही मेरे पास 2 मंत्र हैं, सिर्फ एक की कमी है, इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। आज रात उस लड़के ने कब्रिस्तान जाने का इरादा कर लिया। रात के 12 बज रहे थे, शायद अभी तक कोई ना कोई जाग रहा होगा। इसने 1 और घंटा इंतज़ार किया। अब इसे पूरा यकीन हो गया कि सब सो चुके होंगे, तो वो आहिस्ता घर से बाहर निकला और कब्रिस्तान के रास्ते की जानिब चल पड़ा। कब्रिस्तान पहुंचते ही पहले ही कब्र पे इसने मंत्र पढ़ा और मुर्दा कब्र से बाहर निकल आया। दूसरे मंत्र पे मुर्दे ने अपना कफन उतार दिया और तीसरा मंत्र तो इसके पास था ही नहीं। जैसे ही इसने कफन उठाया और चलने लगा, मुर्दा इसके पीछे पीछे चलने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो मुर्दा साथ आ रहा था। ये काफ़ी डर गया। डर के मारे इसके पसीने छूटने लगे। उसने सोचा कि शायद तीसरा मंत्र सिर्फ मुर्दे को कब्र के अंदर लेकर का था। ये नहीं सोचा था कि तीसरे मंत्र का काम मुर्दे से जान भी छुड़ाना है। मगर अब वो घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि गांव वालों को अगर इस पर नज़र पड़ गई तो वो इसे जालिम जादूगर या कुछ और समझकर इसे गांव से निकाल देंगे या फिर उसे मार डालेंगे। बेचारा लड़का अब बुरी तरह से फंस चुका था। हैरान और परेशान ज़रा कब्रिस्तान के चारों तरफ रोता हुआ भटक रहा था। इस तरह पूरी रात कब्रिस्तान में भटकते हुए गुजरी। सुबह होते ही कबल उसने जंगल का रास्ता लिया। पूरा दिन जंगल में सोचता रहा कि शायद कोई आइडिया आ जाए जिससे मेरी जान छूटे। अब सूरज ढल रहा था और शाम होने वाली थी। डर, खौफ और दहशत पूरी तैयारी के साथ करीब बढ़ रहा था। एक तरफ जंगल की दहशत और खौफ, दूसरी तरफ वहशतनाक बदशक्ल मुर्दे का पीछा करना।
और तीसरी तरफ जंगल पूरे वहशी जानवरों से भरा पड़ा था। अचानक इसके दिमाग में आइडिया आया। इसने सोचा कि क्यों ना मैं बुढ़िया को कब्र पर जाऊं और इनको 2 मंत्रों से बाहर निकालूं और फिर इनसे तीसरा मंत्र पूछ लूं। पीछे पड़े मुर्दे के साथ कब्रिस्तान की तरफ भागा और बुढ़िया के कब्र पर जाके खड़ा हुआ तो बुढ़िया को मंत्रों की ताकत से कब्र से बाहर निकाला। वो अब इससे पूछ रहा था कि माँ जी प्लीज़ मुझे तीसरा मंत्र बता दो, मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती की है आपसे 2 मंत्र लेने की। 2 मंत्रों में मेरी उलझी ज़िंदगी 1 मंत्र देकर सुलझा दो। अब वो मुर्दे कैसे बोल सकते हैं? नौजवान के सामने वो बुढ़िया एक मुर्दा थी जो ताकतवर मंत्र की वजह से खड़ी तो थी मगर जिंदा नहीं थी। बुढ़िया से काम तो ना बना मगर पीछे पड़े मुर्दों की तादाद अब 2 हो गई थी। उसे एक बार फिर जंगल की तरफ भागना पड़ा। 2 दिन की भूख और प्यास ने बुरा हाल कर दिया था। कहीं से भी जिंदगी की किरण नजर नहीं आ रही थी। हर तरफ मौत ही मौत दिख रही थी। वो इधर उधर देख रहा था, भटक रहा था कि अचानक इसे दूर से आग की रोशनी नजर आई। वो इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब करीब पहुंचा तो देखा कि एक बुजुर्ग है जिनके हाथ में लालटेन है। वो लड़का रोते हुए भागते हुए इनके पास पहुंचा। बुजुर्ग को देखते ही वो बोला कि शायद मेरे रब ने आपको मेरा मसीहा बनाकर भेजा है। ऐसा कहते ही वो इनके पाँव में गिर पड़ा और जिंदगी की खैरात मांगने लगा। बुजुर्ग ने नौजवान के सर पर हाथ रखा और उसे प्यार से कहा कि बेटा कुछ नहीं, ऐसी गलतियां नौजवानों से अक्सर होती रहती हैं। मेरे पांव पड़कर मुझे ज़्यादा शर्मिंदा ना करो, खड़े हो जाओ। लड़का अपनी आंखें मलते हुए खड़ा हो गया। वो बुजुर्ग बोले कि इन मुर्दों ने तुम्हें बहुत तंग किया है, चलो मेरे साथ कब्रिस्तान, इनको ठिकाने लगाते हैं। वो दोनों कब्रिस्तान पहुंचे तो बुजुर्ग ने कहा कि मुझे वो मुर्दे खड़े करने वाले मंत्र बताओ। लड़के ने हैरत से उनको देखा और बुजुर्ग से कहा कि बाबा आपको कैसे पता कि मैंने ये मंत्र पढ़े हैं? तो वो हंसने लगे। उन्होंने जवाब दिया कि बेटा मैं भी कभी नौजवान हुआ करता था और इन मुश्किल तरीन लम्हों से गुजर चुका हूँ। तो उस लड़के ने फ़ौरन से वो मंत्र बता दिए। बुजुर्ग बाबा ने इन मंत्रों के मुताबिक अपना विर्द पढ़ना शुरू किया और वो मुर्दे आहिस्तगी से कब्र में जाने लगे। उस लड़के के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई। वो बुजुर्ग बोले कि अब तेरे मंत्रों का असर ख़त्म हो चुका है मेरे इल्म के ज़रिए। वो लड़का खुशी खुशी उनके गले मिला और सुकून का सांस लिया। फिर वो अपने घर को चल पड़ा। उसके बाद उसने तौबा कर ली कि आइंदा वो दोबारा कभी ये मंत्र नहीं पढ़ेगा। सेकंड स्टोरी मुल्तान से नौमान ने भेजी है। वो कहते हैं कि मेरा दफ्तर शहर के दरमियान में था, जहाँ हर वक्त तरह तरह के लोगों से मेरा ताल्लुक़ वास्ता पड़ता। सुबह सवेरे सारा शहर जाग जाता था और दुकानें खुल जाती थीं। रिक्शे वाले लिखकर रिक्शा सवारियों के पीछे भागते थे। बस स्टैंड पर दिल धरने की जगह ना होती। होटल वाले सबसे पहले होटल खोलकर ग्राहकों को निपटाते नजर आते। मेरा दफ्तर बाजार के सेंटर में था और खिड़की के सामने हर वक्त रौनक सी लगी रहती। जब कभी मैं दफ्तर के कामों से उकता जाता तो खिड़की खोलकर बाहर की गहमा गहमी देखने लग जाता। मसरूफ बाजार होने की वजह से भीख मांगने भी बहुत ज़्यादा होते थे। वो भीख मंगे मुख्तलिफ ढोंग रचाए बैठे होते, जिनमें से कुछ तो सचमुच के माजूर थे और कुछ लोग माजूरी का ड्रामा करते थे। झुग्गियों वाले काले पीले बच्चों के साथ इनके माँ बाप हाथ पर पट्टी बांधकर ऊपर खून या पायोरीन की तरह का रंग लगाकर बाजार में धकेल देते, जिनको देखकर ही लगता था कि ये माजूरी का ड्रामा कर रहे हैं। दफ्तर की खिड़की के सामने एक माजूर शख्स रेडी पर लेटा नजर आता था। इस आदमी के दोनों बाजू कंधों तक और टांगे भी घुटनों तक कटी हुई थी। ये इस बाजार का मुस्तकिल भिखमंगा था जो मुसलसल यही नज़र आता था। ये कब जाता और कब आता था या इसको कौन लाता और कौन लेकर जाता, इसके बारे में मैं ला इल्म था। सख्त सर्दियों के दिन थे।
सुबह से ही बादल गरज रहे थे। देखते ही देखते हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और जब मैं दफ्तर आया तो खासा भीग चुका था। इस दिन मुझे कोई ख़ास काम भी नहीं था, इसलिए मैं खिड़की के सामने बैठ गया और मौसम एंजॉय करने लगा। आज रूटीन के मुताबिक बाज़ार में रश भी नहीं था। एक दो लोग ज़रूरी ख़रीदारी के लिए नज़र आ रहे थे। फिर मेरी नज़र इस माजूर शख्स पर पड़ी जो अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी रेडी पर मौजूद था और बारिश से बुरी तरह भीग रहा था। आज इसकी रेडी गली के एक नुक्कड़ की तरफ लगी हुई थी जहां अभी तक किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी थी। उसको इस तरह भीगते देखकर मुझसे रहा ना गया और मैंने अपने टी बॉय को आवाज़ दी और उसको अपने साथ लेकर मैं बाहर निकल खड़ा हुआ। टी बॉय की मदद से मैं इस माजूर की रेडी खींच खांच कर दफ्तर के अंदर ले आया। बारिश से इसकी रेडी अंदर तक भीग चुकी थी और कंबल जिसमें वो लिपटा था वो भी भीग चुका था। मैंने सबसे पहले इसको हीटर के सामने रखा और बेंच पर लेटा दिया। फिर इसके बाद मैंने इसके कपड़े सूखने के लिए टांग दिए और इसके जिस्म को एक चादर से ढक दिया। वो शुक्रिया भरी नज़रों से मुझे देखने लगा। तब मैंने अपने टी बॉय को एक गर्म चाय लाने को कहा और अपने हाथों से उसको चाय पिलाई। उसने बहुत कमज़ोर सी आवाज़ में मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं इसके सामने ही बैठ गया और उससे बातचीत शुरू कर दी। इसके मुताबिक वो 2 साल तक पहले ठीक था, फिर एक हादसे में इसकी टांगें और बाजू चले गए और घर वालों ने इसको भीख मांगने के लिए ही रख छोड़ा। उसके मुताबिक वो इसके गुनाहों का नतीजा है। इसने मुझे अपनी कहानी शुरू से सुनाई। वो बोला कि मेरा नाम मकसूद है, मैंने प्री मेडिकल तक तालीम हासिल की थी, आगे MBBS करने का इरादा था, मगर घर के हालात ख़राब थे तो मुझे तालीम छोड़नी पड़ी। मेरा बाप दिहाड़ीदार मज़दूर था जिसकी कमाई से घर नहीं चलता था। 2 बहनें भी थीं सर पर बैठी। फिर मुझे मजबूरी में एक दफ्तर में चपरासी की नौकरी करनी पड़ी। वहाँ से भी मुझे 2 महीने बाद इसलिए निकाल दिया गया कि साहब ने अपने किसी जानने वाले को ये नौकरी दे दी थी। मैं चंद दिन तक दफ्तर के चक्कर लगाता रहा लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं। फिर मुझे पता चला कि नौकरी हासिल करने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ेगी। मैं जान गया था कि रिश्वत या सिफारिश के बिना दफ्तर में घुसने भी नहीं दिया जाता। मैं दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए थक चुका था। फिर कुछ ही दिन बाद मैंने बहुत सारे काम किए लेकिन कोई भी मेरा काम न चला। अब तो मैं मायूस हो चुका था। मैं इतना मायूस था और अपने घर जा रहा था कि उस शाम मुझे बचपन का दोस्त इलियास मिला। वो हमारे मोहल्ले में ही रहता था लेकिन आज उसे अचानक देखकर मुझे हैरत हुई। वो कराची में कोई बिज़नेस करने लगा था। उसके ठाट बाट देखकर मुझे रश्क आने लगा। इसके पास गाड़ी थी और इसके मुताबिक रुपए पैसे की उसको कोई कमी नहीं थी। हम दोनों एक करीबी होटल में चाय पीने बैठे तो मैंने इसके मुतालिक सब कुछ पूछा। मैंने अपने बारे में उसे बताया और उससे मदद की अपील की। उसने मुझसे वादा किया और मेरा नंबर लेकर चला गया। 1 हफ्ते बाद मैंने इसे कॉल की तो इसने मुझे बताया कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो गलत ज़राए से पैसे कमाता है। ये सुनकर मुझे दुख हुआ और मैंने दोबारा कभी इससे रब्ता ना करने की ठानी। इसके बाद मैंने एक दिहाड़ीदार मजदूर के तौर पर एक ईंटों के भट्टे में काम करना शुरू कर दिया। मगर एक दिन ठेकेदार हम सबको 2 महीनों की कमाई लेकर उड़ गया। इसके बाद मैंने अखबार बेचना शुरू किया मगर इसकी कमाई से मेरे हालात पर कोई असर ना पड़ा। एक दिन तंग आकर मैंने इलियास को फ़ोन किया और कहा कि मेरे लिए काम का बंदोबस्त करे, फिर चाहे वो डकैती हो या कत्ल। इसने शाम को मुझसे मिलने को कहा। शाम को घर के करीबी पार्क में हम दोनों बैठे तो मैंने इससे पूछा कि तुम क्या करते हो। वो बोला कि मैं मुर्दे बेचता हूँ और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता लोगों को बेचता हूँ और एक लाश के 2 लाख तक मिल जाते हैं। और उसने ये भी बताया कि एक बड़ा मिनिस्टर इनकी फेवर कर रहा है, इसलिए ख़तरे की कोई बात नहीं। मुझे इसके अलावा कोई चारा नज़र ना आया तो मैंने इस शर्त पर हामी भर ली कि मैं लाश को हाथ नहीं लगाऊंगा, बस कब्र खोदने और दूसरे कामों में इनकी मदद करूंगा। वो मान गया और मुझे तैयार रहने को कहा कि किसी भी वक्त वो मुझे कॉल करके बुला सकता है। मैं वापस अपने घर आ गया। इस तरह 1 हफ्ता गुजर गया। एक दिन शाम को इसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि रात 10 बजे वो मुझे आगे गाड़ी में ले जाएगा। मैं तैयार रहा
اور ان کی بتائی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ آئے اور مجھے لے کر شہر کے ایک دور دراز ویران علاقے میں لے گئے جہاں پر ایک قبرستان تھا۔ گورکن ہمارے ساتھ ملا ہوا تھا، اس لیے کام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم نے ایک لاش نکالی اور ایک میڈیکل سے ریلیٹڈ شخص کو بیچ دی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور میرے دن بدل گئے۔ میرے پاس پیسے کی فراوانی ہو گئی۔ ہم مختلف قبرستانوں سے لاشیں نکالتے اور بیچتے رہتے۔ لاشیں نکالنے کے بعد ہم قبروں کو واپس اصلی حالت میں مٹی سے بھر دیتے تھے۔ پھر ایک دن قہر الہی آ پہنچا۔ ہوا یوں کہ ہمارے مخبر نے اطلاع دی کہ اس گاؤں میں ایک عورت دفن ہوئی ہے جو ابھی کے ابھی فوت ہوئی ہے۔ ہم سب نے اس کی لاش نکالنے کا پروگرام بنایا اور سارے سامان لے کر رات کو 2 بجے قبرستان پہنچے۔ چاند کی 14ویں رات تھی، اس لیے ہمارا کام آسان ہو گیا تھا۔ اس رات الیاس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے مجھے لاشیں نکالنے کے لیے کہا۔ میرا ڈر اب کافی حد تک ختم ہو چکا تھا، اس لیے میں بلا جھجک کھدی ہوئی قبر میں اترنے کو تیار ہو گیا۔ جو ہی میں رسی لے کر قبر میں اترا اور لاش کی ٹانگوں میں رسی ڈالنے کے لیے کفن ہٹایا تو ایک دم سے بجلی میرے ہاتھوں پر گری، اور بجلی کی یہ لہر اتنی تیز تھی کہ میری آواز حلق سے اٹک گئی اور میں تکلیف سے دوہرا ہو کر وہیں پر گر پڑا۔ باہر کھڑے میرے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سب چھوڑ چھاڑ بھاگ نکلے۔ میں بڑی مشکل سے قبر سے نکلا اور قبروں کے بیچوں بیچ لیٹ گیا، کیونکہ اب مجھ میں کہیں جانے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ گورکو نے جب دیکھا تو اس نے ڈر کے مارے کہ کہیں میرا اپنا بھانڈا نہ پھوٹ جائے، مجھے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور مجھے مردہ سمجھ کر شہر کے ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا اور خود وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ ہسپتال میں کھلی جہاں میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے تھے۔ کچرا چننے والے ایک لڑکے نے مجھے کچرے کے ڈھیر پر پڑا پایا تھا تو مجھے لوگوں کی مدد سے ہسپتال تک پہنچا دیا۔ ڈاکٹرز نے زہر پھیلنے کے ڈر سے میرے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے۔ پولیس والوں نے مجھ سے اس واقعے کا پوچھا تو میں نے سب سچ سچ بتا دیا، جس کی وجہ سے میرا سارا گروہ پکڑا گیا۔ اس دن کے بعد گھر والوں نے بھی میرا بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر دیا اور مجھے کمائی کا ذریعہ بنا کر ایک ریڑھی پر ڈالا اور بازار میں رکھ دیا۔ شام کو گھر والے آتے ہیں اور بھیک کے اچھے خاصے پیسے لے جاتے ہیں اور اگلی صبح مجھے دوبارہ اسی بازار میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہوئے مقصود رونے لگا اور میں توبہ استغفار پڑھنے لگا کہ کیا پیسوں کے لیے انسان اتنا بھی گر سکتا ہے؟ نیکسٹ سٹوری اسلام آباد سے مریم عباسی نے سینڈ کی ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ میں نے بہت سال پہلے دادا ابو سے سنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پرانے وقتوں میں ٹی وی نہیں ہوتے تھے تو لوگ سینما گھروں میں جایا کرتے تھے۔ ان کا ایک دوست تھا اختر نے ان سب دوستوں کے ساتھ مل کر سینما میں فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ رات ہو گئی تھی، اس لیے سب نے احتیاطی طور پر اختر کو کہا کہ وہ اپنے دادا کی چھڑی لے آئے۔ پہلی دفعہ میں تو دادا نے منع کر دیا۔ اختر کے اور اس کے دوستوں کے ضد کرنے پر دادا جی نے وہ چھڑی دے دی اور کہا کہ اگر اس چھڑی کو کچھ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ پھر سب سینما گئے، فلم دیکھی اور خوب مزے کیے اور واپس آ گئے۔ واپس آ کر یاد آئے کہ دادا جی کی گھڑی تو ہم وہیں پر چھوڑ آئے ہیں، وہ تو سینما میں تھی۔ سب نے اختر کو کہا کہ جا کر اپنے دادا کی چھڑی لے آؤ، اور اکیلے جانے سے ڈر رہا تھا، لیکن سب نے اسے بھیج دیا۔ راستے میں ایک کنواں تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک آدمی ہے جس کا سر کٹا ہوا ہے۔ وہ کنواں سرکٹے کے نام سے مشہور تھا۔ اکثر لوگوں نے رات کے وقت سرکٹا آدمی دیکھا تھا وہاں۔ اختر وہاں سے گزرا تو اسے وہی سرکٹا آدمی دکھا۔ وہ بہت ڈر گیا اور آنکھیں بند کر کے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ اچانک سے اسے اپنے پیچھے سے گھنگرو کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بکری کی طرح کا ایک جانور تھا۔ پھر دوبارہ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اڑ کر اس کے آگے آ گیا۔ جب اس نے آگے کی طرف دیکھا تو وہ اس کے پیچھے تھا۔ پھر اس نے آیات پڑھی اور چلنا شروع کر دیا۔ اختر نے سینما سے دادا جی کی چھڑی لی
اور واپس آنے لگا۔ اسے پھر سے وہی آواز اور جانور نظر آنے لگا۔ اختر بہت کوشش کے بعد اس نے اس جانور کو پکڑا اور گھر لا کر اپنی چارپائی کے ساتھ باندھ دیا اور وہ سو گیا۔ جب اچانک سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ جانور ایک عورت کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے، جس کی لال اور بڑی آنکھیں اور بہت لمبی ناک تھی۔ وہ کاغذ پر کچھ لکھتی اور پھاڑ کر بار بار پھینک دیتی۔ ڈر سے اختر کی آواز بند ہو گئی تھی اور پسینے آ رہے تھے۔ اچانک وہ عورت اٹھی اور آ کر اختر کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اختر کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کی انگلیاں اختر کے سر میں سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھیں، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ڈر کے مارے اتنے میں دور کسی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئی اور وہ عورت اٹھی اور اختر کے دادا کی چھڑی اٹھائی اور غائب ہو گئی۔ اختر کی اگلی صبح بہت تیز بخار تھا۔ وقت اسی طرح سے گزرنے لگا۔ اختر کی شادی ہو گئی۔ وہ ایک دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بازار گیا۔ اسے بازار میں وہ عورت دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں اختر کے دادا کی چھڑی تھی۔ وہ عورت اختر کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یہ چھڑی مجھ سے خریدو گے؟ اختر نے اپنے دادا کی چھڑی 500 روپے میں خریدی اور دوبارہ اس عورت سے بات کرنا چاہی تو وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے بہت سے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی کو آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ وہ عورت کون تھی۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔